हाय गाइस, दिस इज़ हरीश लॉमस एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब बनाया गया और क्यों बनाया गया, इसमें कौन कौन मेंबर्स थे और साथ ही साथ इसका क्या फंक्शंस था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो लॉ बनाएगी हमारी कंट्री के लिए और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम करेगी। ठीक है, तो हम समझ गए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फर्स्ट टाइम एम एन रॉय ने दिया था इन द ईयर 1934। एम एन रॉय वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के और साथ ही साथ ये एसोसिएटेड है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी। फिर अगले ही साल इन द ईयर 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड करती है और इस डिमांड का फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन मिलता है इन द ऑगस्ट ऑफर 1940। ऑगस्ट ऑफर को प्रपोज किया था उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथ गो ने। लॉर्ड लिनलिथ गो ने प्रपोज किया था ऑगस्ट ऑफर और इसी ऑगस्ट ऑफर में ही फर्स्ट टाइम इस डिमांड को रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, फिर हम देखेंगे इन द ईयर 1942 क्रिप्स मिशन बनती है। काफ़ी टाइम से इंडियन लीडर्स डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्रिप्स मिशन बनती है इन द ईयर 1942 और वो प्रपोज़ल देती है कि ठीक है इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, लेकिन आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर टू। तो वर्ल्ड वॉर 1945 तक चलती है। फिर इन द ईयर 1946 कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये रिकमेंडेशन देते हैं कि इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाएगा, जो कि बना भी। और जो इलेक्शन हुआ ना वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शन कहने का मतलब है लोगों ने जाकर डायरेक्टली वोट नहीं करा था। जो उस टाइम पे जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इलेक्ट करा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, इसे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन कहा गया है, जहाँ पर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ने इलेक्ट करा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो गया। फिर हम देखेंगे कि टोटल 389 मेंबर्स इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 मेंबर्स इलेक्ट हुए। 4 मेंबर्स इलेक्ट हुए चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 93 मेंबर्स इलेक्ट हुए प्रिंसली स्टेट से। इलेक्ट नहीं हुए, यहाँ पे हम बोलेंगे नॉमिनेट हुए, क्योंकि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स के राजास थे ना, उन राजा ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करा था। ठीक है, फिर हम उसके बाद ना मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से विदड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें अलग से सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। तो ये इनकी डिमांड थी। मुस्लिम लीग भी सेम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इनकी डिमांड थी सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था इन्हें। तो जब इन्होंने विदड्रॉ करा तो जो पहले टोटल 389 मेंबर्स थे वो रिड्यूस होकर के 299 मेंबर्स हो गए। जो 11 गवर्नर प्रोविंस से 292 मेंबर्स थे वो रिड्यूस हो गए 229 हो गए, और प्रिंसली स्टेट से जो 93 मेंबर्स थे वो रिड्यूस होकर 17 मेंबर्स हो गए। तो कुल मिला के ये बात है, जब मुस्लिम लीग ने विदड्रॉ करा
तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, और जो सीट्स अलॉट हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो हुई थी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख पॉपुलेशन को एक सीट दी जा रही है, तो अगर किसी प्रोविंस में 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस प्रोविंस को 10 सीट्स दी जाएगी, और अगर किसी प्रोविंस की 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस प्रोविंस को 20 सीट्स दी जाएगी। तो इसी का मतलब है इन प्रपोर्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, और जो सीट्स दी गई ना वो टोटल 3 कम्युनिटीज़ को दी गई थी, वो थे मुस्लिम्स, सिख्स, और इन दोनों को छोड़कर जो बाकी की कम्युनिटी थी उनको कहा गया जनरल। तो टोटल 3 कम्युनिटीज़ को ये सीट्स अलॉट हुई थी, और जो अपॉइंटमेंट हुआ था कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो प्रोविंसेस से जो अपॉइंटमेंट हुआ था ना वो हुआ था प्रोविंस में जितने भी प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वहाँ के मेंबर्स ने इलेक्ट करा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, और जो मेथड है उसको बोला गया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस चीज़ को हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे, फ़िलहाल के लिए अभी हम इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन ही बोलेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ही समझेंगे। ठीक है, प्रोविंसेस सेलेक्ट हो गए, और प्रिंसली स्टेट से जो राजा थे यहाँ के उन्होंने नॉमिनेट करा था वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, तो हमने अपॉइंटमेंट भी देख लिया। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद करेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग कब हुई थी, तो डेट याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946, जिसको कि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट करा था, और इन्होंने बोला था कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपके साथ नहीं देंगे क्योंकि हमें सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। और इस फर्स्ट सिटिंग को प्रेसाइड किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। और उस टाइम पे जो असेंबली के जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसीलिए इन्हीं को प्रेसिडेंट बनाया गया। और फिर दूसरे दिन 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया और बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट। तो आगे जितने भी सिटिंग्स होंगे उनको प्रेसाइड करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और साथ ही हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णमाचारी को। लीगल एडवाइज़र हैं बी.एन. राव। तो टोटल 4 नाम हमें याद रखने हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट में 2 नाम याद रखने हैं, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। लीगल एडवाइज़र में बी.एन. राव। फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय जवाहरलाल नेहरू। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनेगा। ठीक है, इस डेट को इंट्रोड्यूस किया गया है और 22 जनवरी 1947 को इसे अप्रूव किया गया है। ठीक है, यानी पास किया गया है। टोटल 11 सिटिंग्स हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 मंथ्स और 18 डेज़। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो याद रखना है 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है
26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। फिर अगले ही साल 1950 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल वर्जन को साइन किया जाता है, और जैसे ही साइन हो जाता है ये फोर्स में आ जाता है। ठीक है, फोर्स या फिर कह लें इफेक्ट। ठीक है, और इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ रिपब्लिक डे। तो याद रखना है डेट, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, और फोर्स में आया है ये 26 जनवरी 1950 को। फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया है 22 जुलाई 1947 में। ये याद करने का तरीका है, इंडिपेंडेंस डे के पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है ना। और इससे एक फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनता है कि नेशनल फ्लैग का लेंथ इज़ टू विड्थ का रेशियो पूछता है, तो हमें बताना है 3:2, लेंथ इज़ टू विड्थ का रेशियो है। फिर ये डेट भी याद रखना है, 24 जनवरी 1950। इस डेट में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और नेशनल एंथम है जन गण मन, है ना। इसको कंपोज किया गया है बाय रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो याद रखेंगे हम कि किस दिन फ्लैग को अडॉप्ट किया गया है और किस दिन नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है। फिर हम देखेंगे कुछ कमिटीज़, कुछ मेजर हैं कुछ माइनर हैं। मेजर तो हमें सारे ही याद रखने हैं, टोटल 8, और माइनर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। टोटल 14 है, लेकिन कुछ ही हम याद रखेंगे। मेजर जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है BR अम्बेडकर, और जहाँ भी हमें यूनियन दिखेगा या फिर स्टेट भी हम एज अ यूनियन ही समझेंगे, इंडिया की बात हो रही है, तो उसके चेयरमैन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। जैसे यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू, स्टेट कमेटी के चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू। फिर जब प्रोविंस की बात होगी यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर फंडामेंटल राइट्स की बात होगी यानी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जब भी प्रोविंस की बात होगी या फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो इसके चेयरमैन हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जब यूनियन की बात होगी तो चेयरमैन हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है राजेंद्र प्रसाद। इसको याद करने का तरीका है कि राजा जी की गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं, है ना, राजा जी गाड़ी की स्टीयरिंग घुमा रहे हैं। अगला कमेटी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। इसके भी चेयरमैन कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो ये टोटल 8 मेजर कमेटीज़ हैं, इसे याद करना है। फिर हम पढ़ेंगे कुछ माइनर कमेटीज़, जैसे एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर फाइनेंस की बात होगी तो ये भी राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। अगर बात होगी बिजनेस कमेटी की, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, तो इसके चेयरमैन होंगे KM मुंशी। अगर बात होगी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कमेटी ऑन दी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसके चेयरमैन होंगे GV मावलंकर। अगर लिंग्विस्टिक प्रोविंस की बात हो रही है तो SK धार। इसी तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं BR अम्बेडकर। ये तो सभी को पता होता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है मेंबर्स। तो ये कुछ नाम है, इन्हें हम 5 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते रहें। तो
कौन कौन मेंबर्स हैं? के एम मुंशी, टी टी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अय्यंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसे हम 5 बार रीड कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है। फिर कुछ वुमेंस भी थी, लेडीज़ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो टोटल 15 वुमेंस थी। ये लिस्ट भी एक बार 5 बार पढ़ लेंगे ना तो ये याद हो जाएगा, और कभी हमें क्वेश्चन पेपर में दिखेगा तो हमें पता रहेगा कि हाँ हमने ये कुछ नाम कहीं तो पढ़ा था। ठीक है। तो जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मालती चौधरी, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, जीवराज मेहता, रेणुका राय, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्कैरिनी, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुधन, पूर्णिमा बनर्जी, है ना। ऐसे ही बस 5 बार रीड कर लेना है और नोट्स भी बना लेना है, तो इससे याद हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर में कभी भी दिखेगा तो बैक ऑफ द माइंड ये हमारे मेमोरी में रहेगा। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन ख़त्म होता है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।